नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो पेपर 1 का है, जो रिसर्च एप्टीट्यूड का है। हमने यूनिट 1 कंप्लीट करा दिया है और ये यूनिट 2 हमने स्टार्ट कर दिया है, जो रिसर्च का है, और उसकी भी ये दूसरी क्लास है। तो चलिए आज के क्लास में हम, ठीक है, आगे की क्लास में आपने देखा था कि वैज्ञानिक शोध क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले कि शोध यानी कि अनुसंधान क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे और उसकी विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे और उसके उद्देश्यों के बारे में भी हम आज जानने वाले। चलिए दोस्तों, बने रहिए। उससे पहले आपको रिक्वेस्ट है, अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, रिसर्च को हम शोध भी कहते हैं और अनुसंधान भी कहते हैं। ओके, तो रिसर्च का पहले मीनिंग जान लेते हैं। रिसर्च का मीनिंग क्या है, जिसमें री प्लस सर्च, यानी कि री प्लस सर्च। ओके, री प्लस सर्च, तो री प्लस सर्च से रिसर्च बनता है। अब री का मतलब है कि पुनः, और सर्च का मतलब है खोजना, यानी कि पुनः खोजना। जो चीज़ खोजी गई है उसको फिर से खोजना। ओके, जिस तरीके से मैंने पिछली बार आपको एग्जाम्पल दिया था कि कोलंबस ने जो प्रदेश ढूंढा था, वो उस प्रदेश को फिर से किसने ढूंढा, तो अमेरिगो वेस्पुची ने ढूंढा। तो ये क्या हुआ, ये रिसर्च हुआ। ओके, तो आप रिसर्च में क्या करते हैं, आगे किसी ने कोई शोध की है तो उस शोध में आप फिर से उसमें कुछ शोध करते हैं, यानी कि उसमें कुछ फिर से कुछ नया ढूंढते हैं, कुछ नया उसमें ऐड करते हैं। ओके, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी है, उन परिभाषाओं को समझने की कोशिश करते हैं। किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज को शोध कहा जाता है। देखिए, जेम्स ट्रेवर है, उन्होंने बताया कि कोई एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में क्या है, ज्ञान अथवा जो सत्य क्या है, उसे ढूंढने के हेतु से की जाने वाली जो क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से जो खोज की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, शोध कहते हैं। ये जेम्स ट्रेवर ने बताया। ओके, उसके बाद देखते हैं जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने क्या कहा। तो जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने कहा कि अनुसंधान अधिक औपचारिक, व्यवस्थित तथा गहन प्रक्रिया है, यानी कि जो शोध है, जो अनुसंधान है, वो कैसे औपचारिक होती है, उसमें कोई भी प्रकार का लचीलापन नहीं होता है, उसमें जो सत्य है उसे ही हमें स्वीकार करना होता है। ओके, तो वो औपचारिक होती है, व्यवस्थित तरीके से होती है, और वो गहन प्रक्रिया है, यानी कि किसी भी बात का आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको उसके डिटेल्स में उसके गहन तक उसका अभ्यास करना पड़ेगा, उसकी अंदर डीप में जाकर आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ओके, तो ये गहन प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक विधि विश्लेषण को प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि वैज्ञानिक विधि को वहाँ पर अपनाया जाता है। विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस करना होता है, तो एनालिसिस हम यहाँ पर करते हैं। अनुसंधान में व्यवस्थित स्वरूप को शामिल कर निष्कर्ष प्राप्त कर उनका औपचारिक आलेख तैयार किया जाता है, यानी कि व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर खोज की जाती है और उसके खोज के बाद क्या होता है कि उसका कंक्लूजन निकाला जाता है, यानी कि उसके निष्कर्ष तक पहुँचा जाता है कि भाई ये जो समस्या हमें दिख रही है, उस समस्या किस वजह से है और उस समस्या का समाधान किस तरीके से हो सकता है। तो आपने जो समस्या के बारे में ढूंढा, उसके रीज़न ढूंढे, उसके बारे में पता लगाया और उसके बाद आपने कुछ कंक्लूजन निकाला। जिस तरीके मान लीजिए जो कोरोना वायरस है, तो जो पहले फैला तो लोग बीमार होने लगे थे, तो उसके बारे में जांच की गई कि ये आखिर है क्या, उसके बारे में, कोरोना के बारे में क्या की गई, जांच की गई कि आखिर है क्या। फिर उसके बारे में उसके लक्षणों को देखा गया कि उसके लक्षण क्या है, तो जैसे कि सर्दी होने लगती है, फिर खांसने लगते हैं लोग, है ना, गले में गला जम जाता है,
फिर सर दर्द होने लगता है। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं वो क्या है, कोरोना वायरस के। ओके, तो कोरोना के कारण जो लक्षण दिखने लगे, उन लक्षणों को जानकर एक निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि अगर कोई व्यक्ति को कोरोना है या नहीं, इसका पता सामान्य से हमें लगाना होता है, पहले जांच ना करनी हो। और ऐसे ही आपको घर में किसी को कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं या नहीं, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया जाता है कि अगर किसी को खांसी हो जाती है, किसी को सर्दी हो जाती है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, जिसको सर दर्द होने लगता है, जो बुखार आ जाता है, तो उन लोगों को जांच करवानी चाहिए, क्योंकि कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। ओके, हो सकने की जो संभावना है, इस तरीके से निष्कर्ष पर भी पहुंचा जाता है कि इस व्यक्ति को कोरोना इस कारण से हुआ, कोरोना जिस वजह से हुआ, तो उसकी वजह भी ढूंढी गई है ना, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया। तो ऐसे निष्कर्ष प्राप्त करके औपचारिक आलेख तैयार किया जाता है, एक आलेख तैयार किया जाता है औपचारिक रूप से, कि इस तरीके से ये जो समस्या है इसका रीज़न ये है, और इस रीज़न की वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई, तो इस समस्या को किस तरीके से हल किया जाए। ओके, तो इसे ही जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने अनुसंधान कहा। ओके, तो ये अनुसंधान की जॉन डब्ल्यू बेस्ट की परिभाषा थी। उसके बाद आगे देखते हैं। सबसे बेस्ट, अगर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो परिभाषा है तो ये है, वो है CR कोठारी की। वो है क्या, CR कोठारी की। इनकी जो परिभाषा है ना, उसमें आपके जो रिसर्च के जितने भी स्टेप है ना, वो उसमें आ जाते हैं। रिसर्च के जो मेन स्टेप है, वो मेन स्टेप यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, यहाँ पर मेन स्टेप्स आ जाते हैं। तो चले देखते हैं, पहले परिभाषा को देखते हैं कि अनुसंधान पद से तात्पर्य एक ऐसी विधि से है जिसमें सोपानों के रूप में समस्या की पहचान, देखिए सबसे पहले क्या होता है, समस्या की पहचान, उसके बाद परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, यानी कि हाइपोथेसिस की रचना की जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ लिख देती हूँ। ओके, देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, समस्या की पहचान करना, यानी कि प्रॉब्लम को ढूंढा। उसके बाद परिकल्पना का निर्माण किया, यानी कि हाइपोथेसिस का क्या किया, निर्माण किया। उसके बाद ओके, यानी हाइपोथेसिस का मैं यहाँ पर एच लिख देती हूँ। तथ्यों और प्रदत्तों का संकलन किया गया, यानी कि क्या किया गया, डाटा कलेक्शन किया गया है ना। संकलन करना तो कलेक्ट करना होता है ना, तो डाटा को क्या किया गया, माहिती को एकत्रित किया गया, यानी कि तथ्यों को एकत्रित किया गया। उसके बाद संकलित तथ्यों का विश्लेषण किया गया, यानी कि जो तथ्य हमें प्राप्त हुए उन तथ्यों को हम क्या करेंगे, उसका विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करेंगे। तो हमने ये क्या किया, डाटा कलेक्ट करके यहाँ पर हमने, देखिए यहाँ पर हमने प्रॉब्लम की पहचान की, यहाँ पर हमने हाइपोथेसिस का निर्माण किया, यहाँ पर हमने कुछ डिज़ाइन बनाई, यहाँ पर हमने तथ्यों का विश्लेषण संकलन किया यानी कि डाटा कलेक्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, डाटा कलेक्ट करके हमने उसका एनालिसिस किया। ओके, तो यहाँ पर एनालिसिस का ये लिख देती हूँ, और उसके बाद हम कंक्लूजन पर निकल जाते हैं, है ना। देखिए, तो निहित रहता है, देखिए जिसमें सोपानों के रूप में समस्या की पहचान की जाती है, उसके बाद परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, तथ्य और प्रदत्तों का संकलन किया जाता है, संकलित तथ्यों का विश्लेषण निहित रहता है। ओके, जिनकी अभिव्यक्ति समस्या विशेष के हल अथवा सैद्धांतिक आधार के रूप में क्या की जाती है, सामान्यीकृत धारणाओं के रूप में दिखाई देती है, यानी कि यहाँ पर कंक्लूजन निकाला जाता है, जनरलाइजेशन किया जाता है। ओके, कंक्लूजन निकालकर यहाँ पर क्या किया जाता है, जनरलाइजेशन किया जाता है, यानी कि जो भी शोध है, मान लीजिए सर्दी खांसी जो होती है वो कोरोना वायरस के लक्षण है। तो अगर कोरोना वायरस के लक्षण किसी में दिख सकते हैं, किसी को सर्दी खांसी होती है, तो इसका मतलब है कि इसको कोरोना होने की संभावना है। ओके, ये हमने सामान्यीकरण निकाल दिया। तो जो रिसर्च हम करते हैं, जिस पर रिसर्च करते हैं, उन बातों को हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये आपकी पूरी पॉपुलेशन है, इसमें से हमने कुछ सैम्पलिंग करके कुछ लोगों पर हमने कुछ रिसर्च किया, तो उस रिसर्च के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो समस्या है वो समस्या सभी को लागू कर दी जाती है। ओके, इस तरीके से
यहाँ पर उसका क्या किया जाता है, सामान्यीकृत किया जाता है, यानी कि जो भी निष्कर्ष निकलता है उस निष्कर्ष को क्या किया जाता है, सभी पर लागू किया जाता है। ओके, तो ये CR कोठारी की परिभाषा थी, जो बेस्ट परिभाषा मेरे हिसाब से बेस्ट परिभाषा है। अगर आपने ये परिभाषा याद रख ली तो आपको रिसर्च के जो स्टेप हैं वो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, या तो फिर आपको रिसर्च के स्टेप अगर याद रह जाते तो इस परिभाषा को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा सा एक वर्ड बन सकता है PhD CAG। ओके, ये सिंपली आपको याद भी रह सकता है। देखिए PhD CAG। ओके, PhD CAG। ओके, तो देखिए PhD CAG यानी कि P का मतलब क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। ओके, उसके बाद हाइपोथेसिस होगी, उसके बाद डिज़ाइन होगी, उसके बाद होगी डाटा कलेक्शन होगा, डाटा कलेक्शन के बाद डाटा एनालिसिस होगा, डाटा का एनालिसिस होने के बाद उसका जनरलाइजेशन किया जाएगा, यानी कि PhD CAG। ओके, इन छः लेटर को आप याद रखेंगे तो आपको रिसर्च के स्टेप्स याद रह जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं 1897 में जेन राइस ने एजुकेशनल रिसर्च बनाया था। देखिए जो जेन राइस नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने एजुकेशनल रिसर्च बनाया था। कब बनाया था, तो 1897 में। ओके, आपको ये याद रखना है कि एजुकेशनल रिसर्च सबसे पहले किसने बनाया था, तो एजुकेशनल रिसर्च किसने किया था, तो जेन राइस ने किया था 1897 में। ओके, 1897 में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं अनुसंधान की विशेषता यानी कि शोध की विशेषता क्या है। तो देखिए शोध में सबसे पहले क्या होती है, समस्या होती है, क्योंकि समस्या के बिना कोई भी रिसर्च नहीं कहलाता। ओके, तो हमें कोई समस्या होती है तो तभी तो उस पर हम शोध करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि ये समस्या क्यों पैदा हुई है, इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है ना। तो इसे सबसे पहले अनुसंधान यानी कि शोध यानी कि रिसर्च में सबसे पहले हमें क्या मिलती है, समस्या मिलती है, वो व्यवस्थित क्रम में होती है। जो रिसर्च होता है वो क्या होता है, व्यवस्थित क्रम में किया जाता है। मनोवैज्ञानिक होता है, जो रिसर्च होता है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाता है। भविष्यगामी होता है, यानी कि भविष्य में वो यूज़फुल होता है। मान लीजिए लोगों ने पिछले जो भी रिसर्चर हैं उन लोगों ने जो भी शोध की वो शोध अगर आप PhD में जाते हैं तो आपको उनकी शोध यानी कि उनकी जो थीसिस होती है वो आपको यूज़फुल होती है ना। आप किसी प्रोफेसर के पास जाओगे और बोलोगे कि सर मुझे रिसर्च प्रपोजल बनानी है, तो उसके लिए टॉपिक ढूंढना है, तो क्या करूँ, तो आपको प्रोफेसर क्या आंसर देंगे, वो यही तो बताएंगे कि जाओ लाइब्रेरी में जाओ और थीसिस देखो और थीसिस देखकर उसमें से आप कोई अच्छा सा टॉपिक ढूंढो, है ना। तो जब थीसिस लिखी जाती है तो उसमें लास्ट में वहाँ पर हमें फलितार्थ दिए जाते हैं, उसकी भविष्य की बारे में सूचनाएं दी जाती है कि अगर किसी को भविष्य में इस टॉपिक पर अगर रिसर्च करना है तो उसके लिए ये सूचनाएं दी जाती हैं, और उस सूचनाओं को अगर आप पढ़ोगे तो उस सूचनाओं के आधार पर आपको अपना न्यू टॉपिक मिल जाएगा। उनके टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई नया टॉपिक वहाँ से आपको जो सूचनाएं दी जाती हैं उस सूचनाओं में से आपको मिल जाता है। ओके, तो ये भविष्यगामी होता है अनुसंधान। व्यवहारिक होता है, यानी कि व्यवहारिक जीवन में जो भी समस्याएं छोटी छोटी आती रहती है, जैसे कि एजुकेशनल लेवल पर आती है, तो टीचर मान लीजिए कि टीचर हैं तो स्कूल में पढ़ा रहे तो बच्चे होमवर्क करके नहीं आते। ओके, होमवर्क करके बच्चे नहीं आते तो क्लास में मान लीजिए 25% बच्चे ऐसे हैं कि जो होमवर्क करके नहीं आते थे। टीचर के लिए एक समस्या बन गई, तो टीचर क्या करेंगे, उस पर एक्शन रिसर्च कर देंगे। रिसर्च के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक एग्जाम्पल दे देते हो। तो टीचर क्या करेंगे, उस बच्चों के रीज़न जानेंगे कि ये होमवर्क क्यों नहीं लाता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। फिर रीज़न ढूंढने के बाद वो क्या करेंगे, उसका निदान करेंगे, उसका उपचार करेंगे, और उसके बाद बच्चा होमवर्क लाना सीख जाए, यानी कि बच्चा होमवर्क डेली करके आए, ऐसी कुछ ट्रिक्स अपनाएंगे। ओके, ऐसी कुछ ट्रिक्स टीचर अपनाएंगे। तो ये कैसा रिसर्च जो होता है वो कैसा होता है, व्यवहारिक होता है, ये उसकी विशेषता है।
उसके बाद अनुभवात्मक आधारित संकल्पना, यानी कि आपका इसमें अनुभव भी बहुत ही होना ज़रूरी है। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको अनुभव होना ज़रूरी है। ओके, तो ये अनुभवात्मक आधारित संकल्पना होती है। चक्रीय प्रक्रिया है, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी ने, मान लीजिए आपने रिसर्च कर दिया, ओके, तो आपने रिसर्च कर दिया तो आपने तो रिसर्च करके इसे स्टॉप कर दिया, लेकिन भविष्य में कोई और व्यक्ति है वो आपके रिसर्च पर देखना चाहता है, आपने जो रिसर्च किया उस पर वो फिर से कुछ नया रिसर्च करना चाहते हैं, उस टॉपिक पर भी वो रिसर्च करना चाहते कि ये सही है या नहीं है, तो उसे ढूंढने के लिए, उसे जानने के लिए वो फिर से रिसर्च करता है। तो ये प्रक्रिया क्या हो गई? चक्रीय प्रक्रिया हो गई, इसका कोई अंत नहीं होता है। ओके, तो अनुसंधान की ये एक विशेषता होती है। उसके बाद देखते हैं वस्तुनिष्ठता होती है। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है? वहाँ पर किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होता है, यानी कि जो शोध करता है वो अपने ख्यालों को, अपने मतों को रिसर्च में नहीं जोड़ सकता है। जो भी सत्य है उसे एक्सेप्ट करना होगा, उसे अपने अपने हिसाब से कुछ भी नया जोड़ना नहीं होता है, यानी कि अपने ख्यालों के मुताबिक अपने विचारों को वहाँ पर ऐड नहीं करना होता है। ओके, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की धारणाएं या फिर किसी पूर्व धारणाएं या फिर भेदभाव यहाँ पर नहीं रखा जाता। मान लीजिए आप किसी जनजाति पर अगर आपको रिसर्च करने आप जाते हो तो आपके मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि ये एससी कैटेगरी की है, ये एसटी कैटेगरी की है, इसलिए ऐसे हो गए। ये ऐसे कोई भी पूर्वाग्रह आपके मन में होनी चाहिए नहीं। जब आप रिसर्च करते हैं तब आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का, आपके रिसर्च के अंदर किसी भी प्रकार का ऐसा पूर्वाग्रह होना नहीं चाहिए। ओके, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं। और क्या होता है कि दूसरों के विचारों को भी हमें क्या करना होता है? उनके विचारों को भी हमें सम्मान करना होता है। मान लीजिए आपके विचार से दूसरे के विचार अलग हो रहे हैं, तो भी आपको दूसरे की बात को जाननी चाहिए, उनकी बात को सुननी चाहिए, और उनकी बातों को भी, उनके विचारों को भी आपको क्या करना चाहिए? सम्मान देना चाहिए। ओके, यही वस्तुनिष्ठता है। विश्वसनीयता की बात करते हैं तो विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। तो विश्वसनीयता का मतलब होता है कि अगर आप जब भी किसी भी परीक्षण का, अगर आप मूल्यांकन में किसी भी परीक्षण का आप निर्माण करते हैं, तब वह परीक्षण एक ही परिस्थिति में, यानी कि आपने जो भी रिसर्च किया वो एक ही परिस्थिति में एक बार किया है, तो उसी परिस्थिति में अगर आप दूसरी बार रिसर्च करते हो तो उसका रिजल्ट कैसा मिलना चाहिए? सेम मिलना चाहिए, या तो फिर उसके करीब करीब आपको मिलना चाहिए। उसे ही हम क्या कहते हैं? विश्वसनीयता, यानी कि अनुसंधान की एक विशेषता होती है कि वो विश्वसनीय होना चाहिए। ओके, विश्वसनीय होता है। वैधता उसमें होती है। वैधता के बारे में क्या किया है? जिन उद्देश्यों के लिए आपने रिसर्च स्टार्ट किया है, जिन उद्देश्य के लिए आपने रिसर्च किया है, उन उद्देश्यों की अगर उसी रिसर्च में पूर्ति होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? वो रिसर्च हमारा वैध है, यानी कि वैधता रखता है। ओके, तो ये अनुसंधान की एक विशेषता है। फिर यथार्थता क्या होती है? यथार्थता, यहाँ पर यथार्थता। ओके, यथार्थता, तो यथार्थता क्या होती है कि जो भी रिसर्च आपने किया वो यथार्थ है या नहीं है, सही है या नहीं है। ओके, ये यथार्थता होती है। उसके बाद देखते हैं सामान्यीकरण। रिसर्च की ये विशेषता होती है कि जब आप किसी भी मैं हर बार आपको बताती हूँ, वो कुकर वाला एग्जाम्पल दे ही देती हूँ कि चावल पकाए होते हैं और चम्मच से आप क्या करते हैं? उसमें से थोड़ी चावल निकाल लेते हो और चेक करते कि ये चावल पके हैं या नहीं। तो चम्मच वाले चावल से आपने ये तय कर दिया कि चावल पक गए हैं, तो आपने ये सारा इसका जो निष्कर्ष निकला, ये जो चम्मच वाले चावल पक गए ये निष्कर्ष निकला, तो आप उसके आधार पर क्या करेंगे? आप उसका सामान्यीकरण कर देंगे। आप ये बता देंगे कि पूरे कुकर की जो चावल है वो पक गए हैं। तो ये आपने क्या किया? सामान्यीकरण किया। ओके, उसके बाद देखते हैं कार्य कारण संबंध, यानी कि विज्ञान क्या होता है? कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है ना।
आप कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो ये कार्य कारण संबंध अनुसंधान में देखा जाता है, यानी कि रिसर्च की एक विशेषता होती है जिसमें कार्य कारण संबंध होता है। यानी कि अगर कोई कारण है तो उसके पीछे कोई ना कोई कार्य छुपा होगा, या तो फिर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण छुपा होगा। तो ये कार्य कारण संबंध भी अनुसंधान की विशेषता है। उसके बाद उसमें तार्किकता देखने को मिलती है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी तर्क किए बिना ही ऐसे ही रिसर्च करके सारा डाटा इकट्ठा कर लो और डाटा का एनालिसिस कर दो और कंक्लूजन पर निकल आओ। उसमें हमें तार्किकता का भी सहारा लेना पड़ता है, यानी कि हमें तर्क भी उसमें लगाना पड़ता है कि ये क्या सही होगा या गलत होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको आगमनात्मक और निगमनात्मक मैंने जो आपको बताया था उस तरीके का तर्क आपको यहाँ पर यूज़ करना होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये थे शोध की विशेषताएं थी जो आपने वैज्ञानिक शोध में भी आगे के वीडियो में भी देखी थी, तो इसलिए मैंने इसे फटाफट से ले लिया है। चलिए शोध के उद्देश्य के बारे में देखते हैं। तो उसके उद्देश्य क्या है? तो शोध करने का उद्देश्य ये है, जो आप अनुसंधान करें, जो रिसर्च करें, उसके उद्देश्य, उसके जो पर्पस होते हैं वो पर्पस क्या होते हैं? तो उसके उद्देश्य है वो नवीन तथ्यों की खोज करना, यानी कि जो नवीन तथ्य है, जो नवीन फैक्ट्स है उसकी क्या करना, खोज करना। नवीन तथ्यों की खोज के साथ साथ पुरानी जो तथ्य होते हैं उनकी भी जांच करना और मूल्यांकन करना कि भाई किसी ने ये बात बताई थी, किसी ने ये रिसर्च किया हुआ है, क्या वो सही है या नहीं है। ओके, तो इस तरीके का जो नवीन तथ्यों की खोज के साथ साथ क्या किया जाता है, पुरानी तथ्यों की जांच की जाती है और उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। ओके, ये उसका उद्देश्य है। उसके बाद किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन कर समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना, यानी कि कोई भी परिस्थिति है, कोई भी स्थिति है तो उसका क्या करना है, सही वर्णन करना है। ऐसा नहीं कि हमारे विचारों को अंदर जोड़कर उसका वर्णन किया जाए। सही जो भी है, जो भी हमें डाटा इकट्ठा करते समय हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी निष्कर्ष निकलता है उसका ही हमें क्या करना है, वर्णन करना है और समस्या का समाधान हमें प्रस्तुत करना होता है। ये शोध का उद्देश्य है। किसी सिद्धांत के अनुक्रमों, पारस्परिक संबंधों तथा किसी घटना के साथ सहसंबंधों की जानकारी प्राप्त करना, यानी कि शोध में क्या होता है, शोध का एक उद्देश्य होता है कि कोई भी सिद्धांत है तो उस सिद्धांत में कोई भी संबंध होते, पारस्परिक संबंध होते या फिर कोई घटना होती, उसके साथ जो भी फैक्ट्स जुड़े होते हैं, जो भी तथ्य जुड़े होते हैं, उन तथ्यों के बीच में क्या सहसंबंध की जानकारी प्राप्त करना कि ये जो तथ्य हमें प्राप्त हुए वो क्या सच में उस परिस्थिति के साथ संबंधित है या नहीं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि आपको बुखार, ओके, गुजराती में ताव बोलते हैं बुखार को, ओके, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो बुखार हो गया और आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोल देते कोरोना के आपको कोरोना है। ऐसा नहीं होता है। तो बुखार का आना बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ओके, तो जब तक जांच पड़ताल नहीं होती तब तक आप ये नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति को कोरोना ही कोरोना है। ओके, तो इस तरीके से हमें कोई भी जो भी सिद्धांत होते हैं उसके जो भी परिस्थिति है उसके साथ उसके कैसे संबंध है, किस तरीके से वो संबंधित हैं, उन बातों की भी यहाँ पर जानकारी प्राप्त करना ये शोध का उद्देश्य होता है। उसके बाद अनुसंधान हेतु नए वैज्ञानिक उपकरणों एवं सिद्धांतों को विकसित करना, यानी कि जो नए नए साधन होते, जो नए नए उपकरण होते हैं, वैज्ञानिक उपकरण होते हैं, उनकी खोज करना और उनका विकास करना और सिद्धांतों का भी विकास करना, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, ये शोध का उद्देश्य है। ओके, तो शोध के ये उद्देश्य थे जो मैंने आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, आपको इस तरीके से कथन दिए जाते हैं और ये जो आपको कथन दिए जाते हैं उनमें से आपको बताया जाता है कि कौन से कथन सही है। तो आपको इस तरीके से मान लीजिए इतने सारे कथन दिए गए और यहाँ पर मान लीजिए ये बी सी डी ई एफ इस तरीके से आपको दिए गए। ओके, तो यहाँ पर ई तक ही होगा। देखिए यहाँ पर ABCDE। अब आपको यहाँ पर इस तरीके से कथन दिया जाता है और नीचे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि ये सही, बी सही, सी सही, या तो फिर आपको यहाँ पर ये दिया जाए BCD।
ओके, CDEA इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए जाते हैं और उनमें से आपको किसी एक ऑप्शन को चुनना होता है। तो आपको यहाँ पर सारे जो उद्देश्य है वो आपको सारे के सारे याद रखने। अगर उद्देश्य को समझ लिया तो मान लीजिए रिसर्च समझने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर नवीन तथ्यों की खोज करना होता है। नवीन तथ्यों की खोज के साथ साथ क्या होता है, पुराने तथ्यों की जांच और मूल्यांकन करना होता है। विशेष स्थिति का सही वर्णन करके उन समस्या का समाधान प्रस्तुत करना होता है। सिद्धांत के जो अनुक्रम होते हैं, पारस्परिक संबंध होते हैं, किसी घटना के साथ वो सहसंबंध को संबंधों की जानकारी प्राप्त करना वो शोध का उद्देश्य है। और अनुसंधान हेतु नए वैज्ञानिक उपकरणों सिद्धांतों का विकास करना ये शोध के उद्देश्य है। ओके, तो दोस्तों ये थे शोध का अर्थ के बारे में मैंने आपको बता दिया, शोध की जो परिभाषाएं थी उसके बारे में बता दिया, शोध की विशेषता के बारे में बता दिया और शोध के उद्देश्य के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। तो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कल से हमारा रिसर्च का जो मेन टॉपिक कहलाता है वो स्टार्ट होने वाला है, यानी कि शोध के प्रकार से हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये जो टॉपिक है, ये पूरा यूनिट है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, तो आपको भी अच्छा लगेगा। मैं उदाहरणों के साथ ही आपको समझाऊंगी। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।